हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट अस गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सबसे पहले शुरू होता है नोज या माउथ से। बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ से हम एयर इनहेल करते हैं और वी टेक एयर इनसाइड आवर बॉडी। नोज के ऊपर दो पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें नॉस्ट्रिल कहा जाता है, और ये जो पैसेज होता है जो माउथ कैविटी में ओपन करता है इसे कहते हैं नेजल पैसेज। माउथ और नेजल पैसेज आगे चल के दोनों कहाँ मिलते हैं? फेरेनिक्स में। फेरेनिक्स वो रीजन है जहाँ पे विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो फेरेनिक्स में एक छोटा सा पोर होता है जो विंड पाइप में खुलता है और इस पोर को ग्लॉटिस कहा जाता है। अब इस पोर के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो डोर की तरह क्लोज और ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे आपको लैरिंक्स दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन बींग्स। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, और इन सिंपल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज विंड पाइप। इस ट्रेकिया के ऊपर शी शेप के कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दिखते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। दिस ट्रेकिया एंड्स इनटू ब्रोंकाई। ये जो यहाँ पे ब्रांच पैटर्न है इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। और बेसिकली ब्रोंकाई वो ट्यूब है जो लंग्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, लंग्स के अंदर एंटर करती है। लंग्स के अंदर इसमें ब्रांचिंग हो जाती है जस्ट लाइक द ट्री। जैसे एक ट्रंक है, ट्रंक के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो सेम यहाँ पे ब्रांचेस बनाते हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उसके हिसाब से इन ट्यूब्स को ब्रोंकाइल्स कहा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आपको ये ब्रांच दिख रही है तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाइल। अगर इसमें भी आगे चल के ब्रांचिंग होती है तो उसको सेकेंडरी और टर्शरी कहा जा सकता है। हर ब्रोंकाइल के लास्ट में आपको ग्रेप्स के जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, एंड दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एल्वेलर सैक। लंग्स की बात करें तो वी हैव अ पेयर ऑफ लंग। हर लंग बाई मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग की के अपेक्षा उसका साइज थोड़ा छोटा है। उसके पीछे रीजन ये है कि लेफ्ट वाले पोर्शन में हमारा हार्ट एक्मोडेट करता है, सो साइज ऑफ दिस लंग विल यूजुअली बी शॉर्टर देन दिस वन। सो बिकॉज लंग इज अ वाइटल ऑर्गन, वाइटल मतलब लंग हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको बाहर से प्रोटेक्ट किया जाता है रिब केज से। और एट द बेस ऑफ लंग यू सी अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डायफ्राम। तो ये पूरा आपका एक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं इसके एक एक पार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज नोज, जहां से एयर को इनहेल करते हैं। इसके आगे का जो पैसेज है इसको नेजल पैसेज कहा जाता है। नेजल पैसेज में सबसे बाहर की तरफ म्यूकस की लेयर होती है और इस म्यूकस के साथ साथ इसमें हेयर पाए जाते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ हेयर इज, जो एयर हम इनहेल करते हैं अगर उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो उस डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक देगी। इट बेसिकली रिमूव्स द डस्ट पार्टिकल एंटरिंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। म्यूकस का काम यह है कि जब एयर इस नेजल पैसेज से पास करेगी तो म्यूकस वहां का टेम्परेचर ऑप्टिमम रखती है। लाइक जब ठंडा होता है तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, तो बाहर से कोल्ड एयर हमारी बॉडी में एंटर करेगी, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर सकती है। तो जितने समय तक म्यूकस से ये एयर पास करेगी, म्यूकस इसके टेम्परेचर को बॉडी के एवरेज टेम्परेचर के बराबर कर लेगा। सेम थिंग हैपेंस इन समर। समर में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब म्यूकस में से एयर पास करेगी तो वो उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देगा। फाइनली यहाँ पे आपका एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरेनिक्स में। ऐसा समझो, इफ दिस इज फेरेनिक्स, फेरेनिक्स के आगे ऐसे एक पोर्शन फूड पाइप में खुलता है और दूसरा पोर्शन विंड पाइप में खुलता है। तो बेसिकली फूड पाइप में आपका फूड एंटर करेगा, तो यहाँ पे जो ये पोर होता है विंड पाइप के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप जैसा लगा रहता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम
खाना खाएंगे तो ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, जब हमें एयर लेनी है तो ये एपिग्लॉटिस अपने आप ही खुल जाएगा। इसके नीचे का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज, इसके नीचे का पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स। लैरिंक्स को कॉमनली क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स लैरिंक्स में ऐसे वी शेप के कार्टिलेज फ्लैप प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जब एयर पास करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं एंड दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। इसका यहाँ पे इतना डिटेल में स्टडी करने की नेसेसिटी नहीं है। लैरिंक्स के नीचे आते हैं तो आपको एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया मस्कुलर है, तो ट्रेकिया में कॉन्ट्रैक्ट, जब हम सांस लेंगे तो रिलैक्सेशन होगा और सांस रिलीज करेंगे तो इसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, ताकि ट्रेकिया अपनी पोजीशन पे रहे, कोलैप्स ना करे, इसकी वॉल एक दूसरे से टकराए ना। तो इसके लिए इसमें आपको ऐसे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दिखते हैं जिन्हें कहा जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप। जब भी हम एयर इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो इस विंड पाइप को टकराने से रोकेगी और इसको अपने पोजीशन पे रखने का काम किसका है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। इसके आगे एक सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे ब्रोंकाई कहा। ये ब्रोंकाई जब लंग के अंदर एंटर करेगा तो ब्रांचेस बनाता है। ब्रांचेस के हिसाब से इनको ब्रोंकाइल्स कहा जाता है, और एट द एंड ऑफ एवरी ब्रोंकाइल देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज alveoli. Now coming to the most important part of this structure, that is alveoli. These are sac like structure and basically लंग्स के अंदर हैं, और ये वो पोर्शन है जहां पे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ट्यूब है वो खत्म होती है। तो इन सैक लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है? से फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दिस वन एल्वेलर सैक। तो एल्वेलर सैक क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, अगर एक पेड़ होगा, उस पेड़ में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा फ्लावर लगेंगे और फाइनली उतने ज्यादा ही फ्रूट होंगे। सिमिलरली लंग्स के अंदर जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उनके एंड में उतने ज्यादा सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और इनका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। अभी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉडी के हर सेल से ट्रांसपोर्ट होके एल्वेलर सैक में जाएगी। और जो एयर हम लेते हैं उस एयर में मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर आती है, और जो एयर हम रिलीज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो इस एयर की मैक्सिमम इनहेलिंग और रिलीजिंग के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज एल्वेलर सैक। नाउ लेट अस सी हाउ एल्वेलर सैक फंक्शन। तो एल्वेलर सैक का जो फंक्शन है इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस। अब डिफ्यूजन कैसे? से फॉर एग्जाम्पल दिस इज एल्वेलर सैक। इस एल्वेलर सैक के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें आपका ब्लड फ्लो करता है। तो मैं इसमें आपको दो स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। इसके अंदर जो ये सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज RBC ऑफ ब्लड, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज फ्लूइड ऑफ ब्लड, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। नाउ सपोज जब मैंने इनहेल किया, इनहेल करने से एयर अंदर आएगी, अंदर आने से एल्वेलर सैक फूल जाएंगे। तो फूलने से क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन एल्वेलर कैविटी के अंदर बढ़ गया। नाउ यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है और ब्लड की RBC में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर से लोअर पोर्शन में। और याद रखना ब्लड के किस पोर्शन से ऑक्सीजन बाइंड करता है? रेड ब्लड सेल से। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब यहाँ पे एल्वेलर सैक से ब्लड में ऑक्सीजन मूव हो गई,
तो ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, तो इससे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी। ऐसे ही जो ब्लड कैपिलरीज के पास में है, इसके प्लाज्मा में CO2 का कंसंट्रेशन विल बी वेरी हाई। तो यहाँ डिफ्यूजन से CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगा, प्लाज्मा से कैविटी के अंदर, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्वेलर सैक, और एल्वेलर सैक बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने इसके बेस में देखा होगा एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। बहुत बार ये पूछा जाता है कि डायफ्राम का रेस्पिरेशन में क्या रोल है। तो बेसिकली डायफ्राम का रोल ये है, इट कॉजेस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग। इसकी वजह से लंग का क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, which help in maximum inhalation and exhalation। inhalation मतलब सांस का अंदर आना और exhalation का मतलब सांस का बाहर जाना। अब एक सिंपल पैटर्न से डायफ्राम का फंक्शन समझते हैं। डायफ्राम मसल है और मसल का काम हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना होता है। सपोज करो जब डायफ्राम कौन सी स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में है, आपने एक रबड़ को दो एंड से पकड़ के रखा है, तो जब आप उन दोनों एंड को छोड़ देंगे तो वो कैसी स्टेज में आएगा, रिलैक्स स्टेट में। नाउ दिस इज द रिलैक्स स्टेट ऑफ डायफ्राम, और इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स का एरिया डिक्रीज करेगा। लंग्स के नीचे एक मसल पाई जाती है, तो जब वो रिलैक्स स्टेट में होगी तो उसकी वजह से लंग्स क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से लंग्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैक्सिमम गैस एक्सहेल होगी, मींस वी विल रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। ये कब होता है, जब डायफ्राम किस स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में है। अब दूसरा स्टेट होता है इसका जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है। अब अगर आप इन दो एंड को खींच देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खींच गया। अब खींचने की वजह से क्या होगा, लंग का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब लंग का सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा। So this was about the function of diaphragm. Remember, respiratory system में ऐसे दो स्ट्रक्चर हैं, one is alveolar sac and other is diaphragm, that helps in maximum intaking of oxygen and releasing of carbon dioxide. So this completes the respiratory system. If you have any doubt, just let me know. Go through the video, and that is all for today. Thank you. कैसा था?